नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जियोग्राफी के फरवरी माह के मासिक जांच परीक्षा के प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखेंगे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहले हम लोग सामान्य निर्देश को देख लेते हैं। इसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न है। 10 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, उसके बाद 10 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव है। 10 प्रश्न सब्जेक्टिव ही नहीं, उसमें अथवा के भी प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 11 से लेकर के 14 नंबर के प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं प्यारे बच्चों। 15 से 18 तक के प्रश्न आपके 3 नंबर के हैं और आपका 19 और 20 नंबर का आपका 5 नंबर का है प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम का जिस प्रकार से पैटर्न है उसी प्रकार से प्रश्नों को सेट किया गया है, ठीक ना। तो फरवरी के बाद आपका मार्च में एग्जाम है, इसलिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। प्रश्न है प्यारे बच्चों, निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने टर्म 1 के मॉडल पेपर को देखा होगा तो ये प्रश्न आपका वहां पर भी था प्यारे बच्चों। तो किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है विरल और एक होता है सघन। विरल का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कम डेंस रहेगा, जिसका जनसंख्या घनत्व क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक ना। और सघन का मतलब जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा। वहां पे सघन का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो वहां पे ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, और विरल का मतलब हुआ कम व्यक्ति रहेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दक्षिण पूर्वी एशिया। ये आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 2 प्रश्न हम लोगों ने देखा और दोनों प्रश्न आपका टर्म 1 के मॉडल पेपर में था प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब प्रश्न, ठीक ना। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्यारे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, क्रिया 3 प्रकार का मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। पहला प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रिया और तीसरा तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि, कच्चे माल से संबंधित उद्योग आ जाएंगे, ठीक ना। और दूसरा नंबर में आपको द्वितीयक क्रिया में क्या आ जाता है? विनिर्माण। जो प्राथमिक क्रिया से माल को प्राप्त करते हैं उसका विनिर्माण किसमें होता है? द्वितीयक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र में प्यारे बच्चों जिसको हम लोगों ने विनिर्माण किया उसको बेचा किसमें जाता है? बेचा जाता है तो कौन से क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, उद्योग, विनिर्माण किसमें आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। सेवा आपका किसमें आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। बैंकिंग भी आपका सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। खनन से जैसे मान के चलते लोहा निकाले तो वो कच्चा माल ही हुआ ना, तो क्या आ जाएगा? खनन करके निकाले, ये प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन आपका गेहूं आपका रोपण फसल नहीं प्यारे बच्चों, ज्यादा दिन तक यह नहीं रहता है। रबड़, कॉफी, गन्ना ये सब क्या है? रोपण फसल का प्रकार है प्यारे बच्चों, मतलब रोपण फसल के अंतर्गत ये फसल आते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए, फेजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बागवान के लिए किया जाता है? तो किसके के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉफी के बागान के लिए। यह भी प्रश्न आपका मॉडल पेपर में था प्यारे बच्चों। टर्म 1 के 5 सेट के मॉडल पेपर को आप लोग बार बार पढ़िए, क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी से आप मार्क्स उठा सकते हैं। तो किसके लिए? कॉफी के बागान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए इनमें से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है? तो देखिए प्यारे बच्चों, निर्माण से जो भी क्षेत्र आएगा ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य होंगे विनिर्माण, निर्माण आपका किसमें आ जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र में, ठीक ना।
सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का द्वितीयक क्रियाकलाप है प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र। कच्चे माल को भी बेचना किसमें आ जाएगा, सेवा क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। सूती वस्त्र का उद्योग ये आपका द्वितीय क्षेत्र है। ये मछली पकड़ना आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, जमीन से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, संभववाद शब्द सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो किनके द्वारा संभववाद प्रयोग किया गया था प्यारे बच्चों, लुसियन फ्रेब के द्वारा। किसके द्वारा, लुसियन फ्रेब के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, ठीक ना। तो देखिए अपकर्ष कारक पूछा है यहाँ पे, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। आपको आगे भी लिखना है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, और ये टर्म 2 की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका महामारियां ये प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। उसके बाद देखिए रसदार फलों का उत्पादन किस कृषि की मुख्यतः विशेषताएं हैं। तो किसका है प्यारे बच्चों, भूमध्य सागरीय कृषि का। किसका, भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता है कौन, क्या है, फलों का उत्पादन, ठीक है। 10 नंबर तक। अब आ जाते हैं आपके 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न प्यारे बच्चों। जल प्रदूषण से क्या समझते हैं। टर्म 2 के मॉडल पेपर में था कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल संरक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें, तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। तो देखिए जल के भौतिक व रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाली अवांछनीय तथा हानिकारक परिवर्तनों को क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। मतलब जल में कुछ आके मिल गया जिससे हानि होगी जलों में रहने वाले जीव जंतुओं को, जो उसे यूज करेगा उसको, तो क्या कहेंगे, इससे जल प्रदूषण हो गया प्यारे बच्चों। 12वां देखिए जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखिए जनसंख्या वृद्धि ये आपका टर्म 2 के मॉडल पेपर में था प्यारे बच्चों। ये इसलिए है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाला है, ठीक ना। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। मतलब 2011 से लेकर के 10 साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई उसी को कहा जाता है, मतलब जो संख्या बढ़ गई लोगों की उसी को क्या कहेंगे, अवधि। मतलब 2021 10 साल में जो संख्या बढ़ी प्यारे बच्चों उसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। 2 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद है प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ऐसे समस्त व्यवसाय जो जिसके द्वारा मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों से सीधे भोजन, वस्त्र, आवास तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है तथा जिन व्यवसायों को करने के लिए विशेष ज्ञान शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाती है। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया प्यारे बच्चों। आपका जो प्राथमिक क्रिया, मैंने आपको मछली पकड़ना क्या हो गया, प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया प्यारे बच्चों। या ज्ञान चाहिए मछली पकड़ने के लिए, ज्यादा तो विशेष ज्ञान तो नहीं चाहिए कि इस डायरेक्शन यहाँ 90 डिग्री कोण बना के मारेंगे तो मछली तुरंत पकड़ा जाएगा, ये हो जाएगा। साइंस का जरूरत है क्या, ज्यादा विशेष ज्ञान का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। इसी के 8वां में देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के क्या महत्व हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों खनिज पदार्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही है। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते विशाल जहाज, ऊंची इमारतें विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनी खनिज पदार्थों की देन है प्यारे बच्चों। जिसे आपका क्या हो गया, इस्पात हो गया, खनिज से जो सीमेंट बनाते हैं वो आपका किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे भी खनिज कहा जाता है प्यारे बच्चों। एल्युमिनियम का खनिज हो गया, बॉक्साइड, ये सारा क्या है, खनिज का देन है। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दुनिया विकसित कर रहा है। आधुनिक भारत, आधुनिक दुनिया में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। देश की औद्योगिक विकास के आधार खनिज पदार्थ हैं। यदि मनुष्यों के पास धातुएं और खनिज पदार्थ नहीं होते तो आज औद्योगिक उत्पादन और बहुत ही कम होता। आधुनिक समाज में की अधिकांश गतिविधियों के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उपयोग या उपयोग की सामान्यतः जीवन स्तर के सूचकांक के रूप में लिया जाता है। हमारी ऊर्जा को जलावन की लकड़ी, जीवाश्म ईंधन एवं विद्युत के रूप में प्रयोग करते हैं जिससे हमारी जीवन आरामदायक एवं सुविधाजनक बनता है प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया खनिज के क्या महत्व है, धातुओं की क्या महत्व है प्यारे बच्चों, ऊर्जा का क्या महत्व है। पहले ऊर्जा का यहाँ पे हम लोगों ने देखा खनिज का, उसके बाद यहाँ पे ऊर्जा के महत्व को यहाँ से आप यहाँ तक है, ठीक ना। तो इस तरह से लिखिएगा, आपका ये प्रश्न आपका 3 नंबर में आने की संभावना है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा लंबा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए आधारभूत उद्योग से क्या तात्पर्य है। देखिए आधारभूत उद्योग का एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था, क्या है, इस्पात उद्योग। देखिए प्यारे बच्चों आपका टर्म 2 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन था आधारभूत उद्योग, इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इसका वर्णन करें। 3 नंबर में क्वेश्चन था। तो क्यों कहते हैं, वहां पे
जिस उद्योग से प्यारे बच्चों अन्य उद्योग की वस्तुओं को, मशीनों को बनाया जाता हो, अंतरों को बनाया जाता हो, क्या कहेंगे? आधारभूत उद्योग कहेंगे। जैसे इस्पात उद्योग गया, इस्पात उद्योग में क्या करते हैं? अन्य उद्योग की वस्तुएं, मशीनें बनाई जाती है। इस्पात उद्योग इस्पात से ही बनता है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिसका निर्मित सामान यानी कि यहाँ पे वस्तु लिख दीजिएगा, दूसरे उद्योगों के आधार का कार्य करता है, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे हम क्यों देखेंगे प्रश्नों को सर, हम एग्जाम देख के आ गए हैं टेस्ट वाला। तो देखो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के में इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ, और सब्जेक्ट का मैं नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। 15 नंबर का स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं को लिखें। VVI जितना प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा VVI है प्रश्न, सारा प्रश्न यही प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है प्यारे बच्चों। लगभग यहाँ से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक ना, यहाँ से 20 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन है, 25 का 60% कितना हो गया प्यारे बच्चों? 15 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन आपका बोर्ड नंबर में 15 नंबर का, 15 से 20 नंबर का आएगा। ठीक ना, देखिए स्थानांतरण कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पेड़ों को काट कर, इसको हटा लेते हैं, हाँ, पेड़ों को काट कर तथा जलाकर भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है। इस प्रकार से कृषि मानसून, इस प्रकार की, देखिए इसमें क्या किया जाता है? पेड़ों को काटा जाता है और भूमि को जला के साफ सुथरा करके कृषि किया जाता है। और तब तक किया जाता है प्यारे बच्चों जब तक कि उसकी, मतलब ज्यादा दिन नहीं किया जाता है, 3-4 साल उसकी उर्वरता जमीन की जो होती है प्यारे बच्चों, गुण, जब तक वहां पे अच्छा उत्पादन हो रहा है तब तक किया जाता है, उसके बाद वहां से निकल दिया जाता है। देखिए इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। ठीक है, 2-3 वर्षों के बाद भूमि के उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मृदा अपरदन और मृदा की उर्वरता के कम हो जाते हैं। मृदा की उर्वरता मैंने पहले आपको कम होने से उत्पादन कम हो जाते हैं, इस वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद देखिए रोपण कृषि। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस कृषि का आकार बहुत ही विस्तृत होता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है प्यारे बच्चों। रोपण कृषि आप लोगों ने देखा, कॉफी हो गया, रबर का कृषि हो गया, चाय का कृषि हो गया, मतलब जहां पे बगान पेड़ की तरह रोप देता है, 2-3 साल तक करते रहता है, कृषि तोड़ते रहता है। ठीक ना, देखिए इसमें अधिक पूंजी तथा निवेश, उच्च प्रबंधन तकनीक आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। 2-3 साल तक लगेगा प्यारे बच्चों, तो पूंजी तो ज्यादा लगेगा ही रहेगा। तो ठीक ना, यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल का उत्पादन करने पर संकेंद्रण किया जाता है। जैसे सिर्फ रबर की कृषि कर सकते हैं, तो आप सिर्फ किसी कॉफी या तो चाय का ही कृषि किया जाता है। सस्ते श्रमिकों का उपलब्धता रहती है। इतना लंबा कृषि करेंगे तो महंगे श्रमिक, महंगे मजदूर को लगा पाएंगे क्या? नहीं, तो इसमें सस्ते श्रमिक की जरूरत होती है प्यारे बच्चों, उपलब्धता रहती है। 5वां है यातायात के साधन विकसित होते हैं जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए प्रवास के 3 अपकर्ष कारक, और अगला इसी के अथवा में प्रतिवर्ष कारक के व्याख्या करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपकर्ष कारक वे कारक है जो किसी क्षेत्र के अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोगों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब बढ़िया कारण है। आप लोग यहाँ आके कोई झारखंड में बस रहा है प्यारे बच्चों, तो उसका कारण क्या है? वहां पे आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहाँ बेटा यहाँ पे खनिज है, लूट लो उनको। झारखंड वाला यही है ना, सारा बिहारी आके यहाँ पे बस गया है, खनिज को, यहाँ कोयला लूट रहा है, आपका आयरन लूट रहा है, लूट के बेच रहा है, यहाँ पे बस गया है उन लोग। ठीक ना, तो यही कारण जो अच्छे के लिए आकर्षित करता है। इसके अंतर्गत रहन सहन अच्छी दर्शाएं, शांति स्थापित जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, काम को बेहतर अवसर व अनुकूल जलवायु जैसे कारक करते हैं। दूसरा है नगरों के अच्छे आर्थिक अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। शिक्षा के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, वहां पे अच्छी आर्थिक स्थिति, मतलब अच्छा रोजगार मिलता है, इस वजह से जाते हैं। तीसरा है नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार एवं वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं के लिए प्रवास के लिए प्रेषित होते हैं। आशा है कि यह उत्तर आपको अवश्य मदद करेगा। यहाँ लिख दिया गया, आशा है कि उत्तर मदद करेगा। ठीक ना, इसको छोड़िए। ठीक ना, यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। ठीक, तो यही हुआ किस वजह से वहां पे परिवहन रहता है, संचार रहता है, ज्यादा गाड़ी घोड़ा चलता है, मोबाइल नेट चलता है। पहले गांव में नेट नहीं चलता था, वहां पे नेट चलता था, इस वजह से ज्यादा लोग वहां पे जाके बसते थे। ठीक ना, एक कारण इसी तरह से हो गया। क्लियर है, वहां पे बेहतर सुविधा, हॉस्पिटल है, गांव में हॉस्पिटल नहीं रहता है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, मतलब कोई लोग प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ करके जाते हैं, उसके क्या कारण है? तो देखिए प्रतिवर्ष कारक, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी,
रहन सहन में निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, अप्राकृतिक विपदाएं, महामारी आदि के कारण लोग गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। प्यारे बच्चों, क्यों जाते हैं? रहन सहन अच्छा, बेरोजगारी के कारण, शिक्षा के कारण, राजनीतिक उपद्रव के कारण, जलवायु के कारण इसलिए जाते हैं। जलवायु कैसे? यहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कहता है कि यहाँ का पानी सूट नहीं किया रे, यहाँ तुम कहाँ रह रहे, चल जाओ वहां, वहां का पानी सूट करता है। तो इसीलिए वो क्या, उसका कारण क्या है? जलवायु। जलवायु के कारण ही मतलब उसी का दूसरा भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? पनिया सूट नहीं किया। तो जलवायु का मतलब यही हुआ प्यारे बच्चों, जलवायु जिसको सूट किया वो वहां पे अच्छे से जलवायु के कारण लोग प्रवास कर जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए दूसरा, राजनीतिक उपद्रव। कभी कभी किसी भी में राजनीतिक रैलियां हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है जो लंबे समय तक चलता रहता है, जिससे वहां के लोग मजबूरन पलायन करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया। तीसरा है प्राकृतिक उपदाएं। पर्यावरणीय समस्याएं प्राकृतिक उपदाएं अथवा मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होती है। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय, बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान होती है एवं तबाही होती के कारण बन जाती है। इन आपदाओं के प्रभाव के कारण स्थानीय लोग पलायन कर जाते हैं। देखिएगा बिहार में क्या होता है, आपका बरसात के दिनों पे वहां बाढ़ आ जाता है तो वहां से लोग क्या करते हैं? पलायन करके झारखंड की ओर भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिक जान माल का नुकसान होता है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी आपका प्रवास का प्रतिकर्ष कारक होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है? उसके बाद देखिए भारत में लिंगानुपात कम होने, यानी कि जो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम हो रही है प्यारे बच्चों पुरुषों की तुलना में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों आया हुआ है? लिंग अनुपात कम हो रहा है इसी वजह से। ठीक ना? तो इसके 3 कारण क्या क्या है? पहला कारण देखिए प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारणों में से लोग शिक्षा का अभाव है। समझ नहीं पाते हैं कि बेटी का क्या महत्व है और क्या करते हैं? उसे घर में ही मार देते हैं। ठीक ना? तो ये क्या हो गया? अशिक्षा के अभाव में। ठीक है? ये पढ़े लिखे लोग नहीं हो, ऐसा ही वही करते हैं। उसके बाद देखिए लिंग अनुपात में गिरावट से स्त्रियों की प्रसव पीड़ा के समय ज्यादातर मृत्यु दर एवं नवजात कन्या शिशुओं की मृत्यु दर का बहुत ही कारण हो गया प्यारे बच्चों। मतलब बच्चियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता है। तीसरा है पुरुष प्रधान समाज की व्यापक सामाजिक धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वास के कारण पुत्रों की प्राथमिकता लिंगानुपात में कम होने के लिए है। मतलब यहाँ पे बेटा को, हमारे समाज क्या है? पुरुष प्रधान समाज है। बेटी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, बेटा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है? लिंग अनुपात कम हो रहा है, बेटियों की संख्या में कमी आ रही है प्यारे बच्चों। इस वजह से हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है और योजना भी चाली है और बेटी से संबंधित कई प्रकार की योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। चौथा देखिए स्त्रियों का अल्प आयु में विवाह एक कारण ये भी है प्यारे बच्चों। कम उम्र में शादी हो जाना, ये भी एक कारण आपका ये लिंग अनुपात का कमी होने का एक कारण ये भी है। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न, नगरीय जनसंख्या की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों कि नगर में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी नगर की जनसंख्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है नगर की, मतलब यहाँ पे शहर की विशेषताओं को यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए घनी जनसंख्या गांव में जहां कम मात्रा में जनसंख्या रहती है, यहाँ पहला क्या है? घनी जनसंख्या। तो इस तरह से डैश दे दीजिएगा, घनी जनसंख्या लिख करके डैश दे दीजिएगा। ठीक ना? तो लिखिएगा गांव में जहां कम मात्रा में जनसंख्या होती है वहीं नगरों में बहुत ही बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। ये आपका ये शहर की नगरीय जनसंख्या की विशेषता होगी। नगरों में जनसंख्या में ज्यादा होना उस अवसर विशेष के औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। मतलब वहां पे कितना रोजगार मिलता है, वहां पे औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ है, इसी पर वहां की जनसंख्या निर्भर करती है। दूसरा है अंधविश्वास का अभाव। मतलब यहाँ पे देखते नहीं भूत लग गया, डैन लग गया, ऐसा करते गांव में, तो गांव में इसी वजह से कम लोग रहते हैं और शहर में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे भूत प्रेत का नाम ही बहुत ही कम है, 0% के बराबर 1% लोग मानते होंगे। ठीक ना? तो ये आपका हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्त्रियों की स्वतंत्रता। देखिए प्यारे बच्चों शहर में क्या होती है? स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जाती है। आप कॉलेज जाइए, जहां जाना है आप जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं। और गांव में क्या होती है? आप कॉलेज नहीं जा सकते हैं, आपको घर के अंदर ही रहना है। और शहर में ऐसा नहीं है, आप अब पढ़ने के लिए दूसरे ट्यूशन भी जा सकते हैं, कॉलेज भी जा सकते हैं और भी कहीं जा सकते हैं। और गांव में इस पर पाबंदियां रखी होती है। इस वजह से क्या होती है? वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। वे धार्मिक संघ तथा राजनीतिक दलों के या समाज सेवा के कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। मतलब आप धार्मिक सत्संग, ऐसा क्या होता है? मान्यता है कि यहाँ पे स्त्री नहीं जा सकते हैं, और शहर में ऐसा कुछ मान्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि भूत के पास ये पूजा स्त्री नहीं कर सकती है, ये पूजा क्या हुआ खा नहीं सकती है। तो ऐसा कहाँ पे होता है? गांव में। शहर में ऐसा नहीं होता है, इस वजह से वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। ये शहरी जनसंख्या की विशेषता है। तो वहां पे क्या होता है? राजनीतिक पार्टियों में बेटियां शामिल हो जाती है और यहाँ पे क्या मुखिया बना दिया अपना वाइफ को और राज खुद कर रहा है।
ठीक ना। आप लोग बीए जब पढ़िएगा, पॉलिटिकल साइंस लीजिएगा, तो वहां पे महिलाओं के आरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। एक छोटा सा किताब है, तो वहां पे आपको पता चलेगा। तो यहाँ और वहां के चुनी होते हैं मुखिया ही, जो लेडीज ही रहती है, जो मुखिया रहती है वही चलाती है। और गांव में सिर्फ मुखिया लेडीज को मोहरा बना के, मुखिया बना करके आपका चलाया जाता है, खुद अपने हाथों में उसके पति ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का वर्णन करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये आपका VVI है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक ना। सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन एवं भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि वैसे समाज ग्रामीण अशिक्षित आसक्ति से उन्नति के कारण नगरीय औद्योगिक एवं साक्षर बनाता है, जो किसी प्रदेश की जनसंख्या के उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल देती है। कौन? जनकीय सिद्धांत। ठीक ना। ये परिवर्तन 3 अवस्थाओं में होती है। पहला अवस्था है आपका, प्रथम अवस्था में देखिए उच्च प्रजननशीलता, उच्च मात्रा होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन के अनिश्चितता की आपूर्ति से पीड़ित है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है, मतलब टेक्निकल स्तर निम्न होता है। दूसरा स्तर आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरा स्तर भी मैंने लिख दिया है, ज्यादा यहाँ पे समझने वाली बात नहीं है, जो समझने वाली है प्यारे बच्चों मैंने उसे लिखा लिया है। वीडियो को अभी यहाँ से इस तरह से पॉज कीजिए और इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक ना। नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। उसके बाद देखिए इसी के अथवा में विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो यह आपका देखिए तीनों मॉडल सेट में था टर्म 2 का, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से था। एक क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व, उसमें था जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या करें। तो असमान वितरण होगा तभी तो जनसंख्या घनत्व भी उसी से प्रभावित होता है, कहीं कम जनसंख्या कहीं अधिक जनसंख्या, इसी की वजह से जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है प्यारे बच्चों। तो वहां पे व्याख्या करना है। तो 2-3 प्रश्न आपका एक ही है और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा VVI है। तो मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 सभी में ये प्रश्न थे प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग वहां से कर लीजिएगा, मैंने आपके बताया हुआ है। सेट 4 में तो सेम टू सेम यही प्रश्न है, सेट 4 में सेम टू सेम यही प्रश्न है, तो वहां से इसे आप लोग समझ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? सेट 4 में क्वेश्चन था कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, इसके वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों का नाम लिखें तो इसका वर्णन करें। यहाँ पे आपका प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। वहां पे था वर्षा जल संग्रहण के विधियों का किस किस प्रकार से हम वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं, उसकी विधियों को वहां पे लिखना था। यहाँ पे क्यों आवश्यक है उसको लिखना है। और इसका आपसे ये प्रश्न बोर्ड में आ सकता है कि इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैंने सेट 4 में बता दिया था आपको, ज्यादा वहां पे सिर्फ विधियों वहां पे लिखना था, उद्देश्य मैंने आपको वहां पे बता दिया था। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे उसके संग्रहण क्यों आवश्यक उसको देखते हैं। देखिए वर्षा के पानी बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण करते हैं। ठीक ना। वो आपकी छत पर गिर रहे बारिश की पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल संग्रह कहलाता है। मतलब छत से जो किसी भी तरह से कर सकते हैं वर्षा जल संग्रह, आप डैम बना के कर सकते हैं, तो आप पेंचोखा बना कर सकते हैं संग्रह, मतलब यहाँ पे वर्षा जल संग्रह है। ठीक ना। तो आप अपने छत से पानी निकल रहा है, उसको टैंक में आप डाल दीजिए, पाइप से छत से एक पाइप लगा लीजिए, उसको टैंक में भूमिगत टैंक में डाल दीजिए, तो वर्षा जल जो आ रहा है उसको डैम बना करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। वही वर्षा जल संग्रह क्या होती है, तो वर्षा के जल को संग्रह करना ही वर्षा जल संग्रह कहलाता है। ठीक ना। तो देखिए ये क्यों, इसके उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ पे वही लिखना था ना, नहीं ये आवश्यक क्यों है, इसको बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल की उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। मतलब गाँव में क्या होते हैं, शहरों में क्या होती है, जल की कमी हो जाती है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, संग्रह करेंगे, उसके बाद फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद इसका उपयोग ला सकते हैं, ये इसलिए आवश्यक है प्यारे बच्चों। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा देखिए इससे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग भी किया जा सकता है। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी कृषि मानसून पर निर्भर है, तो क्या करेंगे, मानसून पर निर्भर है प्यारे बच्चों, एक साल पानी पड़ता है नहीं पड़ता है, तो जिस साल पानी नहीं पड़े प्यारे बच्चों उस साल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से वर्षा जल का संग्रह करना आवश्यक है। तीसरा देखिए इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की भी स्थिति नहीं बनती है। मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा पानी पड़ता है शहर के नालों नदियों से क्या होता है, और ये
आपके नदियों में पहुंच जाता है। उससे क्या होती है, गांव के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं, शहर के क्षेत्रों में बाढ़ आते हैं नदियों में पानी भरने से। तो इसी को क्या करेंगे, वर्षा जल को अगर हम लोग संग्रह करते हैं तो क्या होगा, इससे बाढ़ की समस्या से हम लोग निपट सकते हैं। चौथा है, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण कृषि उत्पादन तथा कृषकों की आय को बढ़ाता है। मतलब वर्षा जल ज्यादा रहेगा, को संगठित कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो दूर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। अगर खेत के बगल में डैम बना दिए, डैम नहीं, छोटा सा अगर कुछ तालाब बना दिए, संग्रह कर लिए वर्षा जल को, तो इससे क्या होगी, दूर से पानी ले लेंगे तो बिजली की खर्च नहीं होगी, मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कम पड़ेगी, कम बिजली लगेगी। इससे ये हो सकता है। उसके बाद पांचवा आपका छठा देख सकते हैं, वर्षा जल संचयन से हमें क्या होगी, वर्षा जल का अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगी, डैम में करते हैं तो क्या होता है, उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जैसे मैथन का डैम हो गया, तिलकिया का तिलैया डैम हो गया, पंचायत का डैम, वर्षा जल का संग्रहण ये किया जाता है वहां पे, और उसी से क्या होती है, टरबाइन को चलाया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। तो यही यहाँ पे आपका लिखा गया है, मैंने 7-8 पॉइंट लिख दिया है। एग्जाम में आपको 5 पॉइंट लिखिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो इसी तरह से आपके मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी पूरा करवा दिया जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।